हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। दोस्तों, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जहां मैं डिस्कस करूंगा लावा के अनलिस्टेड शेयर को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे लावा पैसा कैसे कमाता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि लावा की जर्नी कैसी रही 2009 से 2021 के बीच में। तीसरा हम जानेंगे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चौथा हम जानेंगे इसकी वैल्यूएशन क्या है। पांचवा हम जानेंगे कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इसकी शेयर प्राइस की मूवमेंट कैसी रही है। और अंत में जानेंगे कि कैसे अगर आपको लावा का शेयर परचेस करना है तो आप कैसे परचेस कर सकते हो। तो जैसे कि पहली स्लाइड है आपकी, हाउ लावा अर्न्स मनी। वी ऑल नो लावा इज ए वेल नोन इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो इसकी जो मेन इनकम आती है वो आती है मोबाइल फोन को सेल करने से, फिटबैंड्स को सेल करने से और लैपटॉप को सेल करने से। टोटल 97% जो इसका रेवेन्यू कमा रही है वो इन तीन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने से कमा रही है। इसके अलावा 3% जो एक एक्स्ट्रा कमाती है वो सेल ऑफ सर्विस, स्क्रैप सेलिंग एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो गवर्नमेंट इनको देती है। तो इस तरह से मोटा मोटा लावा अपना रेवेन्यू कमाता है। अब थोड़ा सा इनके फाउंडर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है हरिओम राय। हरिओम राय जी ने अपनी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी थी वो 1992 में स्टार्ट करी थी, जब उन्होंने एक बायोजेंटेक करके एक कंपनी फॉर्म करी थी जो काम करती थी बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बाद 1996 में इन्होंने एक और कंपनी फॉर्म करी जो लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर थी। और 2003 के अंदर इन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी पेस्टल कम्युनिकेशन इन पार्टनरशिप विद बीबी के टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो इस कंपनी का काम क्या था बेसिकली कि बीबी के टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज के डेट में पता है कि वीवो, वन प्लस, ओप्पो सब इस कंपनी के फोन है। तो इस कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी 2003 में। तो उस समय ये क्या करते थे, ये जो चाइनीज कंपनी थी ये अपनी कंट्री के अंदर लैंडलाइन और फिक्स्ड वायरलेस फोन बनाती थी। तो उनको ये इंडिया में लेके आते थे और पेस्टल कम्युनिकेशन के नाम से सेल करते थे। तो इस तरह से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया टेलीकम्युनिकेशन का। और 2009 के अंदर जब इन्होंने 6 साल उस चीज में काम कर लिया तो इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी इंडिया में स्टार्ट करें। तो इसी को विजन में रखते हुए कि 2009 में इन्होंने लावा की स्थापना करी थी। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हरिओम राय जी जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके को चेयरमैन भी हैं। अब देखते हैं लावा की जर्नी कैसी रही 2009 से 2021 के बीच में। बहुत ही उतार चढ़ाव रहे, सब कुछ देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2009-10 के अंदर लावा मार्केट के अंदर एंटर किया था। ये उस समय इसका बिजनेस बेसिकली क्या होता था कि लावा जो था उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी वो चाइना के अंदर थी। वहीं से मैन्युफैक्चर होते थे फोन, मैन्युफैक्चर इंडिया में लाए जाते थे और इंडिया में सेल किए जाते थे। इस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। 2012 में इन्होंने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था जोलो। और जैसे कि आपको पता होगा कि जोलो ने 2012 से लेकर 2015 के बीच में अच्छा खासा मार्केट शेयर अपना लिया था। और लावा इंडिया की ऐसी पहली कंपनी थी जिसने अपने स्मार्टफोन के अंदर गूगल एंड्रॉइड सिस्टम स्टार्ट किया था, क्योंकि अदरवाइज उससे पहले जितनी भी इंडियन कंपनीज थी जैसे कार्बन या आपकी माइक्रोमैक्स, तो ये कंपनीज के अंदर एंड्रॉइड सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सैमसंग, एचटीसी, इनके पास केवल गूगल के एंड्रॉइड सिस्टम थे। तो 2015 में इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने स्मार्टफोन के अंदर गूगल एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। तो 2009 से अगर इसकी जर्नी 2015 तक देखें तो लगभग 6 से 7% का स्मार्टफोन के अंदर इसने मार्केट शेयर ले लिया था। लेकिन कहानी चेंज होती है 2015 के बाद। 2015 के बाद क्या हुआ दोस्तों, 2014-15 के अंदर दो चाइनीज कंपनी इंडिया में एंटर करती हैं। पहली थी Xiaomi और दूसरी थी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबीके का मैंने आपको बताया, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, ये सब उसके ब्रांड्स हैं। Xiaomi, इन्होंने जब 2014-15 के अंदर मार्केट के अंदर एंटर किया तो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी थी। कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि इन्होंने फोन ऐसे लॉन्च करे जो एक तो सस्ते थे, प्लस जो फोन नोकिया, सैमसंग, एचटी, सोनी 20,000, 25,000, 30,000 में जो फीचर दे रहा था वो इन्होंने 15,000 में देने शुरू करे। प्लस
इन्होंने जो इंसेंटिव देने शुरू करे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो भी कई ज्यादा थे एज कंपेयर टू जो एग्जिस्टिंग प्लेयर से नोकिया, सैमसंग या सोनी या एचटीसी ये प्लेयर दे रहे थे। तो इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे मार्केट के अंदर वीवो, ओप्पो, वन प्लस, शॉमी, रेडमी, इनके जो फोन्स थे उन्होंने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। और जो 2014-15 में इन्होंने एंटर किया और 2020-21 के अंदर अगर देखोगे आप, तो आज की डेट में 70% के आसपास का जो इंडियन मोबाइल मार्केट है वो चाइनीज कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि 2014-15 में जब वो चाइनीज कंपनी एंटर करी तो बाकी कंपनियां उसको कंपीट क्यों नहीं कर पाई, या जो इंडियन कंपनी थी जैसे लावा जिसके पास 6 से 8% का मार्केट शेयर था, उस माइक्रोमैक्स जिसके पास कम से कम 15 से 20% का मार्केट शेयर था उस समय, तो उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होने लगा। उसका रीजन ये था कि चाइनीज कंपनीज के साथ कंपीट करना मुश्किल था। दोस्तों आज एक चीज समझने की कोशिश करो कि जो आपका मोबाइल का जो सिस्टम है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है, उसके अंदर 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि जो फोन बनता है उसकी डिजाइनिंग। जब नए नए फीचर फोन में आते हैं तो उसके लिए आपको R&D की टीम चाहिए। उसके बाद एंड में क्या होगा, सब कुछ आपका बन गया, आपको नए नए कंपोनेंट्स चाहिए अलग अलग जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आएंगे। तो चाइना एक ऐसी कंट्री थी जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप चाहते हो कि मैं अपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाऊं, आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप चाइना चले जाओ या आप इंडिया में लगा लो। अगर आप चाइना जाओगे तो चाइना में आपको पूरा इकोसिस्टम मिल जाएगा, आपको वहां डिजाइनर मिल जाएंगे, वहां पे आपको R&D टीम भी मिल जाएगी, वहां पे आपको अलग अलग जो प्रोडक्ट्स चाहिए एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको सबको असेंबल करके वहां पर मैन्युफैक्चर कर देना है फोन को, बड़ा आसान है। वही चीज इंडिया में करोगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनीज थी वो चाइनीज कंपनी से कंपीट नहीं कर पाई और चाइनीज कंपनी धीरे धीरे मार्केट शेयर लेती गई। दूसरा ये कारण था कि चाइनीज कंपनीज जो थी उनके पास पैसा बहुत था। अभी भी देखोगे तो जो वीवो है, जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, या शॉमी है, जो इंडियन ऑपरेशन अभी भी लॉस में है क्योंकि उन्होंने पैसा बर्न किया है। लेकिन जो इंडियन कंपनीज थी वो इस रास्ते पे नहीं गई कि हमें पैसा बहुत ज्यादा बर्न करना है एंड देन कस्टमर एक्वायर करने, ये प्रॉफिटेबिलिटी में रहे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइनीज कंपनीज ने मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया। तो अगर आप देखो 2016 में 15-16 से कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि लावा ने देखा कि यार अब ये चाइनीज कंपनी एंटर कर गई है और इनसे कंपीट करना मुश्किल है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी। ये स्मार्टफोन से फीचर फोन के अंदर चले गए। तो इन्होंने अपने फीचर फोन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करा, क्योंकि फीचर फोन में आप देखोगे दोस्तों कि तो 50% मार्केट शेयर जो आज के डेट में फोन सेल आउट होते हैं, लगभग 25-30 करोड़ मोबाइल फोन सेल आउट हो रहे हैं, तो उसमें से 50% जो है वो फीचर फोन सेल आउट होते हैं। तो इन्होंने फीचर फोन पर अपना बिजनेस जो है फोकस करना स्टार्ट किया और 2016 से लेके 2020 तक इन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर फीचर फोन मार्केट में कैप्चर किया। तो अगर 2020 की बात करूं तो लावा इंडियन कंपनी में सबसे बड़ा प्लेयर है फीचर फोन के अंदर, जिसके पास कम से कम 23 से लेके 25% के आसपास का मार्केट शेयर है। और अगर मैं स्मार्टफोन के अंदर देखूं तो इसका जो मार्केट शेयर है लेस देन 1% है। अब दोस्तों 2020-21 में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री के लिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब 2020 के अंदर चाइनीज वायरस कोविड पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हैम्पर करता है, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि हमारी जो कंट्री है उसको हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है मोबाइल के लिए, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। कि जैसे आज की डेट में क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 80% जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो चाइना और वियतनाम में हो रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अगले 5 साल में जो इंडिया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो अब दिक्कत क्या थी, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल समझाया कि अगर आपके पास आज की डेट में ऑप्शन है कि आपको एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनानी है, तो आप इंडिया में क्यों बनाओगे, आप चाइना में जाओगे क्योंकि चाइना में आपका इकोसिस्टम अवेलेबल है। अगर आप चाइना से लाके यहां बेचोगे या किसी और कंट्री में बेचोगे तो सस्ता पड़ेगा। इंडिया में अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉस्टली पड़ेगी, तो आपको उतने मार्जिन नहीं मिलेंगे, उतना प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इंडियन मार्केट को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो इसके लिए वो एक स्कीम लेके आए जिसका नाम था PLI स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। इस स्कीम में ये था गवर्नमेंट ने कि इन्होंने ऑप्शन दिया कि जो फॉरेन कंपनीज हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की या इंडियन कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से, तो आपको 4 से लेकर 6% की भी सब्सिडी दी जाएगी। अभी 4 से 6% की सब्सिडी का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझने की कोशिश करो।
अभी आज की डेट में मैंने आपको समझाया कि चाइना से कंपीट करना मुश्किल है क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, इंडिया बनाओ कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी। तो ये 4 से 6% का जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट बनाने के लिए, ये हेल्प करेगा कंपनीज को प्राइसिंग के मामले में, ठीक है ना। अब दोस्तों आप ये सोचोगे ठीक है, आपको 4 से 6% का इंसेंटिव मिल गया, तो अब जितनी कॉस्टिंग चाइना के अंदर लग रही थी उतनी कॉस्टिंग इंडिया में भी लगेगी, क्योंकि आपको 4 से 6% कुशन मिल गया। तो फायदा क्या होगा, मैं चाइना में ना लगा लूं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब आज की डेट में आप ये देखोगे कि इंडिया के अंदर इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। चाइना के अंदर चीजें सस्ती क्यों है, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, डिजाइनिंग, R&D, सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग सब वहां पे हो रही है। तो जब PLI स्कीम इफेक्टिव होगी अगले 2 साल 3 साल में, तो क्या होगा कि इंडिया का जो मार्केट है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जहां पर A to Z चीजें मैन्युफैक्चर होंगी। तो जब A to Z चीजें मैन्युफैक्चर होंगी तो इंडिया में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो बड़ी कम हो जाएगी। जब वो कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी के लिए ये जो स्कीम है इसके अंदर लावा ने भी अप्लाई किया है, और लावा को भी इसके अंदर गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करे। तो उसी को देखते हुए अब चाइना, अब लावा क्या कर रहा है, लावा की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, R&D यूनिट, डिजाइन यूनिट चाइना के अंदर थी, जहां पर 600 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, उसको वो शिफ्ट कर रही है इंडिया में। तो अब इनका चाइना से पूरा का पूरा A to Z कनेक्शन खत्म हो जाएगा। प्लस अब ये जो इंडिया, जो इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो मोस्टली डिपेंडेंट है चाइना वियतनाम पे। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ सालों में क्या हो रहा है कि वो साउथ कोरिया प्लस आपके जापान, यहां से प्रोडक्ट आने शुरू हो गए। तो हमें लगता है कि अगले 4-5 साल के अंदर अगर ये स्कीम कामयाब होती है तो इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को, जो कंपनीज है, उनको बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा होने वाला है। और इसका एग्जांपल हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखा था। डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर 4,000 से लेकर 20,000 तक पहुंच गया था बिकॉज ऑफ दिस PLI स्कीम। अब दोस्तों देखते हैं कि लावा की प्रेजेंस और प्राइस बैंड क्या है जो मोबाइल फोन सेल आउट करता है। तो दोस्तों लावा केवल इंडिया में अपने फोन नहीं बेचता है, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ये जितनी भी कंट्रीज है यहां पे एक्सपोर्ट करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसकी जो चाइनीज यूनिट है, जहां चाइना के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो बेसिकली एक्सपोर्ट यूनिट है। उसका काम है कि नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मोबाइल को सेल आउट करने का। और वही चीज अब ये अंडर PLI स्कीम इंडिया के अंदर करने वाला है। अगर इसकी फीचर फोन की बात करें तो 830 से लेकर 2,500 के बीच में इसका फीचर फोन सेल आउट होता है। और अगर स्मार्टफोन की बात करें तो 5,000 से लेके 15,000, ये 1,500 नहीं है, 15,000, 5,000 से लेके 15,000 की रेंज में इसके स्मार्टफोन बिकते हैं। और अभी जो गवर्नमेंट की PLI स्कीम आई है उसके नजर रखते हुए इन्होंने अभी एक कस्टमाइजेबल फोन लॉन्च किया है माई जेड के नाम से, जिसकी कीमत 7,000 से लेके 10,500 के बीच में है। क्योंकि ये जो रेंज है 8,000 से लेके 10,500, ये एक ऐसी स्मार्टफोन की रेंज है जहां 70-80% मार्केट इंडिया के अंदर मोबाइल फोन सेल आउट होते हैं। तो अब जो लावा के मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है, तो उसमें इन्होंने देखा है कि अगले 2 या 3 साल के अंदर ये 5% के आसपास का मार्केट शेयर स्मार्टफोन सेगमेंट के अंदर कैटर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए ये नए नए लॉन्चेस भी मार्केट के अंदर कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, इनकी डिजाइनिंग, डेवलपिंग और R&D की यूनिट जो है चाइना के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग भी है वहां पे जो एक्सपोर्ट के लिए है बेसिकली। इसके अलावा इंडिया के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन फोन पर मंथ करने की है। इसके अलावा भी अपने जो फोन होते हैं किसके थ्रू बेचता है, मेनली जो लावा अपने फोन सेल आउट करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करता है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके बाद लगभग 900 से लेकर 1,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 3 से 4 लाख रिटेल पॉइंट्स है जिसके थ्रू लावा अपने फोन सेल आउट करता है। अब जानते हैं इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले 5 सालों में। जैसे कि ग्राफ आपके सामने आ रहा है, आप देखिए 2016 में लगभग 7,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो कि 17 में घट के 6,500 करोड़ रह गया, और 2018 में 5,000 करोड़ रह गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 14-15 के अंदर चाइनीज कंपनी एंटर करी थी, तो इन्होंने इनका स्मार्टफोन का मार्केट जो है वो शेयर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि लावा की प्रॉफिट रेवेन्यू जो है घटता गया। 2016-17 के अंदर इन्होंने अपना फोकस चेंज किया फीचर फोन की तरफ, और जब फीचर फोन की तरफ इन्होंने अपना फोकस चेंज किया तो इनका धीरे 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 रेवेन्यू बढ़ने लगा। तो आज की रेट में जो 2020 में इनका रेवेन्यू लगभग 5,300 करोड़ के आसपास का है। और जब ये PLI स्कीम आई है गवर्नमेंट की, ये स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर करने के अलावा में बहुत हेल्प करने वाली है।
वैसे अगर मैं पैट की बात देखूं तो पैट भी इनका लगभग 270 करोड़ के आसपास का था 2016 में, जो घटते घटते 2018 में 50 करोड़ के आसपास रह गया था। लेकिन 2018 से लेके 19 और 20 के बीच में आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, और 2020 में लगभग इनका 107 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो अगर आप 5 साल के अगर देखोगे तो जो चाइनीज इंपैक्ट है वो आपको नजर आ रहा है 3 सालों में, 16, 17, 18 में, और फिर धीरे धीरे ये जो इंपैक्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और ये आने वाले समय में और अच्छा होगा जब जो पीएलआई स्कीम का इनको फायदा होगा। तो दोस्तों वैल्यूएशन की बात करते हैं, आज की डेट में वैल्यूएशन कितनी है लावा की। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो इसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो लगभग 12 करोड़ 48 लाख है, ठीक है। और जो करंट शेयर वैल्यू है अनलिस्टेड शेयर मार्केट के अंदर वो लगभग 520 रुपए पे सेल आउट होता है। तो अगर इसकी वैल्यूएशन में निकालूं तो लगभग आएगी 6400 करोड़ के आसपास की, ठीक है। और अगर 19-20 के अंदर इसका रेवेन्यू देखूं तो 5200 करोड़ का है। तो अगर मैं मार्केट कैप टू रेवेन्यू को देखने की कोशिश करूं तो ये आएगा 1.2। और दोस्तों मार्केट कैप टू रेवेन्यू अगर आपका 2 से कम है तो स्टॉक को अंडर वैल्यूड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में 520 रुपए पे लावा जो है अंडर वैल्यूड शेयर है। अब अगर प्राइस मूवमेंट देखने की कोशिश करूं तो आप देखिए 2016 से लेकर 2018 के बीच इसका प्राइस गिरता गया। जैसा कि मैंने आपको समझाया, चाइनीज कंपनी एंटर करी, मार्केट शेयर डाउन, रेवेन्यू डाउन, तो शेयर प्राइस भी गिरा। 2018 के बाद जब इन्होंने फोकस फीचर फोन की तरफ ज्यादा कर दिया, जहां इन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर किया, मतलब मैं आपको बताऊं कि 2019 में 12 से 13% के आसपास का मार्केट था फीचर फोन के अंदर लावा का, जो कि बढ़ के 24-25% हो गया 2020 में। तो जबरदस्त इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया है। और आप देखो 2021 में इसका प्राइस जो है वो आज की डेट में 520 के आसपास मार्केट के अंदर बिक रहा है। और अभी एक चीज मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लावा का राइट इश्यू ओपन हो रखा है, जहां पर राइट इश्यू जो है 533 रुपीज पर शेयर पे मैनेजमेंट ने निकाला है। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो 520 का शेयर अनलिस्टेड मार्केट के अंदर अभी भी सस्ता है। अब क्वेश्चन आता है कि लावा को परचेस कैसा किया जाए। दोस्तों अगर आपको लावा के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको ये लगता है कि पीएलआई स्कीम का लावा को फायदा होगा, तो आप इसका शेयर परचेस कर सकते हो। परचेस करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आप हमारी वेबसाइट www.unlistedzone.com पे आइए, वहां पे आप लावा का शेयर ओपन कीजिए। बॉटम ऑफ द पेज पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिए कि मेरे को लावा के शेयर परचेस करने हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो प्रोसेस बड़ी सिंपल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो मैंने कोशिश करी समझाने की कि लावा का बिजनेस मॉडल क्या है, लावा पैसा कैसे कमाता है, लावा की जर्नी कैसे रही है। 2009 से 2015 के बीच में एक सक्सेसफुल कंपनी थी, लेकिन जैसे चाइनीज कंपनी एंटर करी ग्राफ डाउन हुआ। लेकिन इन्होंने जब अपना फोकस फीचर की फोन की तरफ ज्यादा किया तो वहां से इनका रेवेन्यू अच्छा आना स्टार्ट हुआ। 2020-21 एक बहुत ही टर्न अराउंड पीरियड रहा है। गवर्नमेंट एक पीएलआई स्कीम लेके आई, जो पीएलआई स्कीम अगले 4 या 5 सालों में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाली है, जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर जैसे लावा, आपका कार्बन, आपका माइक्रोमैक्स, इनको बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।